तो रोटेशन थ्रू एन एंगल थीटा हम लोग यहाँ पर देख रहे हैं ये मैट्रिक्स के केस में। यही कोरिलेट कर सकते हैं आप इसको 2D के केस में, ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ एक्सेस विद रोटेशन थीटा, और रोटेशन इन कॉम्प्लेक्स नंबर में भी आप सेम इसी बात को देखेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर हम रोटेशन देख रहे हैं मैट्रिक्स के लिए। तो ये ओरिजिन हो गया, ये P पॉइंट हो गया। ओके, अब इसको एंटी क्लॉकवाइज हम रोटेट करते हैं और पहुँच जाते हैं Q डैश पे, Q पे पहुँच जाते हैं। इस पॉइंट X, Y का हमें रोटेशन चाहिए X डैश Y डैश एंगल थीटा के केस में। एंटी क्लॉकवाइज है ये, काउंटर क्लॉकवाइज जिसे कहते हैं। ठीक है, ये कौन सा है? एंटी क्लॉकवाइज। तो अब हमारे पास कंडीशंस क्या बनेगी इसकी? X डैश इज इक्वल टू X कॉस थीटा माइनस Y साइन थीटा, और Y डैश इज इक्वल टू X साइन थीटा प्लस Y कॉस थीटा। ओके, यानी कि X डैश Y डैश और कॉस थीटा माइनस साइन थीटा और साइन थीटा और कॉस थीटा। ओके, ये रोटेशन है, यानी कि OP लेंथ और OQ लेंथ दोनों कैसी हैं? सेम है। और यहाँ पर कितना आ जाएगा? X और Y, ये ओल्ड कोऑर्डिनेट, ये न्यू कोऑर्डिनेट, और ये रोटेशंस के लिए जो आपका मैट्रिक डिस्क्राइब हुआ है। ठीक है, यही चीज़ आपको यहाँ पर ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ एक्सेस में दूसरी बार पढ़ने को दिया जाता है। यही चीज़ आपका तीसरे केस में रोटेशन में कॉम्प्लेक्स नंबर में यही आता है। आप देख सकते हैं कैसे ये ओरिजिन आ गया। ठीक है, और ये आपका आ गया Z1, इसको आप Z1 कह सकते हैं, X प्लस आई वाई। इसे आप Z2 कह सकते हैं, X डैश प्लस आई वाई डैश। ओके, अब जैसे ही आप रोटेट करते हैं तो आपके पास कॉम्प्लेक्स में जो रोटेशंस का केस होता है वो क्या रहता है कि OQ, यानी जो फाइनल टच है, यानी कि OQ अपॉन OP इज इक्वल टू जो भी रोटेट हुआ है। एक्चुअल में इसके कॉम्प्लेक्स फॉर्म होते हैं हमारे पास। OQ कितना आ जाएगा? OQ लेंगे, OP आएगा, फाइनल जो भी आता है वो सब हम आपको कॉम्प्लेक्स नंबर में बताओगे तो मैं अलग से करवा दूंगा। ठीक है, यहाँ पर तो हम आपको ये दिखा रहे हैं कि मैट्रिक्स का जो कुछ पोर्शन है वो कैसे कोरिलेट है दूसरे के साथ, यानी OQ अपॉन OP, और जो रोटेशन हुआ है EI थीटा वो अलग। तो ये आपका है Z2, ये है Z1 और ये है I थीटा। तो Z2 इज इक्वल टू Z1 e की पावर I थीटा। ओके, यानी X डैश प्लस आई वाई डैश इज इक्वल टू X प्लस आई वाई, और e की पावर I थीटा को लिख सकते हैं cos थीटा प्लस I साइन थीटा। तो आप यहाँ से फाइनली यही रिजल्ट निकाल के ले आएंगे। ठीक है, तो मेरे कहने का मतलब है कि आप मैट्रिक्स फॉर्म से अगर रोटेशन करना चाहें मैट्रिक्स फॉर्म से करिए, ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ एक्सेस यानी 2D फॉर्म से करिए, या फिर आप कॉम्प्लेक्स फॉर्म से करिए। तीनों में करने का तरीका सेम है। वैसे अगर अमूमन देखा जाए तो स्टूडेंट किससे करता है? उसको कॉम्प्लेक्स फॉर्म से कर लेता है। ठीक है, मैट्रिक्स फॉर्म से ये है कि अगर मान लीजिए कॉम्प्लेक्स फॉर्म में ना दे करके इसका इंडिकेशंस यानी पैसेज के फॉर्म में दिया हो और इस फॉर्म में है तो ये कोई नई बात नहीं है। आप इसको कन्वर्ट करके भी कर सकते हैं, और या फिर मैट्रिक्स से भी सीधे कर लीजिए, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। कैसे होगा वो अभी देखते हैं हम लोग एक प्रॉब्लम में। ओके, तो रोटेशन ऑफ पॉइंट थ्रू एन एंगल थीटा जो हम लोग देख रहे थे उस पे बेस आइए प्रॉब्लम कर लेते हैं एक। फाइंड द मैट्रिसेस ऑफ ट्रांसफॉर्मेशंस K1 K2 एंड K2 K1 वेयर K1 इज द रोटेशन थ्रू एन एंगल π/3 एंड K2 इज द रिफ्लेक्शन इन द y एक्सिस। ओके, तो अगर यहाँ पर हमारे पास है वो मैट्रिसेस हमें फाइंड आउट करनी है, यानी K1 इंटू K2 एंड K2 इंटू K1। तो पहले हमें निकालना होगा K1 और उसके बाद निकालेंगे K2। तो देखिए हम लोग यहाँ पर पहले से बना के रखा हुआ है, ये सब दोनों बातें हम लोग देख चुके हैं फिलहाल। ये जो हमने y एक्सिस के अबाउट निकाला था वो क्या था? वो था हमारा x डैश y डैश। अगर हम यहाँ पर ले लें तो x डैश इज इक्वल टू माइनस एक्स एंड y डैश इक्वल टू y। सो हमारे पास जो रिजल्ट आया था x डैश y डैश इज इक्वल टू, इसका डिस्क्रिप्शन यानी मैट्रिक्स फॉर्म क्या थी? -1 0 बताया था ना आप लोगों को, और 0 1, और ये है XY। तो फाइनली हमारे पास y एक्सिस के लिए जो हमारे पास K2 आया है, K2 की K1 y एक्सिस के लिए K2 है। सो K2 मैट्रिक्स इज हेयर -1 0 एंड 0 2 1। ओके, इसी तरीके से जब हम K1 की बात करते हैं, K1 इज द रोटेशन थ्रू एन एंगल π/3। याद है रोटेशन थ्रू एन एंगल थीटा हम लोग ने देखा था, वही चीज़ यहाँ पर हम लोग यूज़ कर रहे हैं। तो हमारे पास क्या आया था? X डैश Y डैश इज इक्वल टू कॉस थीटा माइनस साइन थीटा कॉस थीटा, और ये आया था XY। ओके,
तो यहाँ पर हमारे पास जो K1 निकला के आया था वो था ये cos थीटा माइनस साइन थीटा और साइन थीटा और cos थीटा. ओके, सो थीटा इज हियर π/3. नाउ द वैल्यू ऑफ K1 इज दैट टाइम क्या हो जाएगा 1/2 माइनस √3/2 और √3/2 एंड 1/2. ओके, तो K1 ये आ गया है कि यहाँ K1 इज इक्वल टू थीटा इज इक्वल टू π/2 पुट करते ही हमारे पास ये आ जाएगा π/3 सॉरी, तो 1/2 माइनस √3/2. K1 इज इक्वल टू 1/2 माइनस √3/2 √3/2 एंड 1/2. ओके, K1 ये हो गया है, K2 ये दे दिया गया है. अब आपको क्या निकालना है K1 इंटू K2. तो K1 इंटू K2 निकाल सकते हैं 1/2 चाहे तो बाहर कर लीजिए 1 माइनस √3 और 1, यानी थीटा के रोटेशन पर आपको इसका मैट्रिक्स रिजल्ट मिल गया है, डिस्क्रिप्शन मिल चुका है. K2 का डिस्क्रिप्शन क्या था हमारे पास -1 0 और 0 1. आप इसका प्रोडक्ट कर लीजिए, जो आ जाएगा वो K1 इंटू K2 आ जाएगा. इसी तरीके से आप K2 इंटू K1 भी निकाल सकते हैं. ठीक है, तो यहाँ पर आपके पास प्री मल्टीप्लर है K1 और पोस्ट मल्टीप्लर है K2. उसके बाद K2 और K1 दोनों ही आप प्रोडक्ट देख सकते हैं. मेन इसका जो पॉइंट था कि ये जो आपका रोटेशन और रिफ्लेक्शन प्रॉपर्टी से रिलेटेड प्रॉब्लम थी, उसमें मेन जो हमें यहाँ पर K1 K2 क्या था वो पूछा था. तो K1 K2 ये देखिए ओल्ड कोऑर्डिनेट न्यू कोऑर्डिनेट पूछे तब तो आप ये लगाएंगे, नहीं तो हमारे पास सिर्फ अगर आपसे ये कह रहा है कि वेयर K1 इज द रोटेशन थ्रू एन एंगल π/3, तो आपसे सिर्फ वो डिस्क्रिप्शन पूछ रहा है, तो आप वो डिस्क्रिप्शन जो है बस उसको यूज़ करेंगे. ओके, आप इनको यूज़ करिए और उसके बाद फिर आप जो भी रिजल्ट पूछा गया है उसको आप निकाल सकते हैं. ठीक है, समझ में आ गया. ओके, आइए रोटेशन ऑफ एक्सिस रोटेशन थ्रू एन एंगल थीटा के केस में कट करो. ओके, अब इस तो आइए अब हम लोग रोटेशन थ्रू एन एंगल थीटा वाले केस के लिए प्रॉब्लम देख लेते हैं. Write down a 2x2 matrix M which corresponds to a anti-clockwise rotation of π/3 with about the origin. And the square OMNP has its diagonal ON of 2√2 units in length. The square is rotated anti-clockwise about O through angle π/3. Find the coordinates of the vertices of the square after rotating. एक्चुअल में क्या है, यहाँ पर आपके पास जो भी स्क्वायर दे रखा है उसके पहले तो हमें यहाँ पर पॉइंट्स निकालने होंगे. यहाँ पर देखिए ज़रा, आपको ओरिजिन एक दे रखा है. ओके, और उसके बाद एक स्क्वायर फॉर्म किया गया है यहाँ पर OMN और ये P के फॉर्म में. ओके, अब इसमें जो हमारे पास है इसका डायगोनल लेंथ जो दे रखी है वो दे रखी है आपकी 2√2. ओके, ये 2√2 इसकी लेंथ दे रखी है. अब वो ये कह रहा है कि अगर हम इसको रोटेट करते हैं, अगर हम इसको π/3 रोटेट करते हैं, द स्क्वायर इज रोटेटेड एंटी क्लॉक. यहाँ ध्यान दीजिएगा, द स्क्वायर इज रोटेटेड एंटी क्लॉक अबाउट ओरिजिन थ्रू एन एंगल π/3. फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ द वर्सेस ऑफ द स्क्वायर आफ्टर रोटेटिंग. ठीक है ना, बेहतरीन प्रॉब्लम है. आप इसको ओरिजिन को फिक्स करके जब आप इसको रोटेट करेंगे स्क्वायर को, अभी देखिए पॉइंट रोटेट करते थे, मतलब लाइन रोटेट करते थे तब आप निकालते थे. अब यहाँ पर हमने क्या किया है, एक स्क्वायर को रोटेट किया है. तो स्क्वायर को रोटेट करने पर एक प्रकार से पॉइंट ही तो है. कैसे, ध्यान दीजिएगा, जैसे हमने मान लीजिए ये π/3 रोटेट किया, तो रोटेट करने पर ये जो M पॉइंट है वो भी π/3 रोटेट हुआ, N भी क्या हुआ π/3 रोटेट हुआ, P क्या हुआ π/3 रोटेट हुआ, और ओरिजिन क्या हुआ, ये भी π/3 रोटेट हुआ. लेकिन आप ध्यान दीजिए, ओरिजिन इज अ फिक्स पॉइंट. ओरिजिन को के अबाउट आप रोटेट कर रहे हैं, तो ओरिजिन का जो रोटेशन पॉइंट आएगा, यानी जो फाइनल पॉइंट आएगा वो वही रहेगा, जबकि M, N और P के जो फाइनल पॉइंट है वो चेंज हो जाएंगे. क्लियर है ना. तो आइए पहले तो ये निकालें कि इसका फाइनल पॉइंट आएगा क्या, फिर बाकी बातें बाद में करते हैं. तो यहाँ पर हमारे पास कंडीशन कितनी है, x, ये कितना हो गया x, तो एक स्क्वायर है इसलिए यहाँ पर दोनों लेंथ सेम हो गई हैं. अब यहाँ पाइथागोरस फॉर्म हो जाएगा 90 डिग्री के केस में. तो पाइथागोरस अगर आप फॉर्म करेंगे तो x स्क्वायर प्लस x स्क्वायर इक्वल टू 2√2 का स्क्वायर फॉर्म आ जाएगा, यानी 2x स्क्वायर इज इक्वल टू 2 2 4 एंड 8. सो x स्क्वायर इक्वल टू 4, सो x इक्वल टू प्लस माइनस 2. तो देखिए लेंथ माइनस में तो होगी नहीं, तो यानी x इक्वल टू क्या आ गया, 2 आ गया. सो द पॉइंट ऑफ द O इज हेयर 0, 0, 2, 0, 2, 2 एंड 0, 2. ओके, हमें ये पॉइंट निकालने बहुत ज़रूरी थे, क्योंकि जब तक हमें ओल्ड पॉइंट नहीं पता होंगे हम न्यू पॉइंट की तरफ नहीं जा सकते. अब देखिए कितना आसान है. अगर मुझे
एम को मान लेते हैं एम का जो न्यू पॉइंट है, एम इज़ अ ओल्ड पॉइंट क्या है 2,0 एंड न्यू पॉइंट एम डैश मान लेते हैं, ओके। और इसके पॉइंट्स मान लेते हैं एक्स डैश वाई डैश, ओके। तो हमारे पास क्या आएगा एक्स डैश वाई डैश, ठीक है। रोटेशंस किसके हिसाब से चल रहा है, π/3 के हिसाब से चल रहा है, तो यहाँ पर क्या चलेगा रोटेशन थ्रू एन एंगल थीटा, ओके। तो हमारे पास क्या हो जाएगा यहाँ पर कॉस π/3 साइन π/3 माइनस के साथ, और यहाँ पर आ जाएगा साइन π/3 और यहाँ पर आ जाएगा cos π/3। ये वही है बेटा cos थीटा माइनस साइन थीटा और साइन थीटा cos थीटा, और यहाँ पर आपके पास x और y, ओके। तो अब देखिए जरा थोड़ा सा एकदम किनारे पर चला गया, थोड़ा सा जूम करके देख लीजिएगा आप लोग वीडियोस में, ठीक है। तो यहाँ पर हमारे पास क्या आ गया है 1/2 ये आ चुका है, और सॉरी यहाँ लिख दे रहा है 1/2 माइनस √3/2 और ये आ गया 1/2, ओके। और ये आ गया x और ये y, ओके। अब यहाँ से 1/2 आप बाहर कर लीजिए, ये 1 है, ये माइनस √3 है, ये √3 है, ये 1 है, और ये आ गया आपका x और y। अब ये x और y क्या है, x y इज़ द ओल्ड कोऑर्डिनेट, तो हम किसके लिए देख रहे हैं m के लिए। सो द वैल्यू इज़ हियर 2 और 0। अब आप इसको फाइनली देख सकते हैं कितना आ रहा है 2, ये आ गया रो एंड देन कॉलम, तो 2 और ये 0 आ गया एंड 2√3 एंड ये आ गया 0। सो 2 को आप अंदर कर देंगे तो 1 और √3। सो द रिजल्ट ऑफ द m डैश यानी आफ्टर रोटेशन जो m डैश आने वाला है वो क्या है 1,√3, ओके। तो ये आपका जो आफ्टर रोटेशन यानी कि स्क्वायर को रोटेट किया तो m इज गोइंग ऑन m डैश, सो m डैश के पॉइंट क्या होगा 1,√3। सिमिलरली अगर हम n के केस में देखें तो n का ओल्ड पॉइंट है 2,2, ओके, और हमें पहुंचना है n डैश, ओके। n 2,2 नॉट after rotation comes to the n dash where x डबल डैश एंड y डबल डैश हमने इसके न्यू कोऑर्डिनेट्स मान लिए। प्रोसेस बिल्कुल सेम वैसे ही होगा, π/3 जब पूरा रोटेट हो रहा है तो स्क्वायर पूरा ही रोटेट हो रहा है ना, तो यहाँ पर हमारे पास न्यू कोऑर्डिनेट x डबल डैश y डबल डैश आ गए, यहाँ पर बेटा वही आ गया 1/2। अब यही लिख लीजिए, बार बार कौन लिखेगा इसको, 1 माइनस √3 और √3,1, ओके। और यहाँ पर अब जो आपके ओल्ड कोऑर्डिनेट रहेंगे वो 2,2 रहेंगे, तो अब यहाँ से आप x डैश y डैश निकाल सकते हैं, n पॉइंट आ जाएगा। n पॉइंट आने के बाद सिमिलरली आप यहाँ पर p के लिए भी यही काम करेंगे, p आपके पास है 0,2 और आप पहुँच रहे हैं p डैश यानी कि x ट्रिपल डैश y ट्रिपल डैश कर सकते हैं, और यहाँ से भी आप निकाल सकते हैं x ट्रिपल डैश y ट्रिपल डैश एंड देन द वैल्यू 1/2 1 minus √3 1 and then the value is here 0 and 2, okay। अब यहाँ से जो निकलेगा वो p का आफ्टर रोटेशन है, यहाँ से जो निकलेगा n का आफ्टर रोटेशन है, और m का आफ्टर रोटेशन आपके पास ये पॉइंट आ गया है, ओके। तो तीनों पॉइंट निकल आए। अब ओरिजिन के अबाउट तो हम कर ही रहे थे रोटेट, इसलिए ओरिजिन इज द जो उसका इमेज पॉइंट होगा वो वही होगा, तो इसलिए ओरिजिन मिल गया, इसका आफ्टर रोटेशन π/3 आपको ये मिल गया है। बात समझ में आ गई आपको कि किस तरीके से अगर हमारे पास मान लीजिएगा आज यहाँ पर ये है, कल हमारे पास यहाँ पर मान लीजिए कोई लेंथ निकल आती, पॉइंट्स हमें पता होते और हमारे पास यहाँ पर स्क्वायर की बजाय पैरेलल वो है, सॉरी रेक्टेंगल है, रेक्टेंगल के अलावा या इक्विलेटरल ट्रायंगल है या फिर समथिंग कुछ भी है, तो आफ्टर रोटेशन अगर हमें किस तरीके से पॉइंट निकालने हैं बाय रिफ्लेक्शन प्रॉपर्टी आप निकाल सकते हैं, कर सकते हैं इसे। तो क्लियर समझ में आ गया क्या आपको ये टॉपिक समझ में आया। ये टॉपिक मैट्रिक्स के अंदर में आपके पास काफ़ी इंपॉर्टेंट केस है, और ख़ासकर इस टाइप की प्रॉब्लम को ज़रूर देख लीजिएगा जिसमें कि वो आफ्टर रोटेशन आपसे किसी भी 2D या 3D या 1D पॉइंट्स को पूछता है, ठीक है। अब अगले नेक्स्ट वाले केस में हम लोग चलेंगे कुछ और मतलब जो आपको नहीं पता है या फिर पता है तो वो अनसुलझी हैं, अभी तक क्लियर नहीं हुई हैं, तो वो एक टॉपिक मैट्रिक्स का फिर लेके चलेंगे, और कुछ ऐसे टॉपिक जो आपके IIT एडवांस के अंदर नहीं हैं, लेकिन टॉपिक अगर आपको पता है तो आप एडवांस के अंदर की प्रॉब्लम को ईज़िली कर सकते हैं, और कुछ ऐसे फर्स्ट ईयर आए हुए प्रॉब्लम जिनको हम लोग ईज़िली टीचर्स के सामने या तो हम लोग फंस जाते हैं या फिर टीचर उनका अच्छा एक्सप्लेनेशंस नहीं कर पाते हैं, तो उस केस में भी हम इसको यहाँ पर बताएंगे, कोशिश करेंगे कि आपको समझ में आए, ठीक है। तो मेरा उद्देश्य ये नहीं है कि आप इसको लाइक करें, सब्सक्राइब करें या कुछ ऐसा कुछ करें। मेरा उद्देश्य सिर्फ ये है कि अगर आपको इस तरीके की चीज़ें अच्छी लग रही हैं तो बस आप इसको
शेयर करें और उन बच्चों तक पहुंचाएं जो घर के या तो पैसे वश महंगी कोचिंग में जा नहीं सकते, या फिर उनका सपना ड्रीम ये है लेकिन लॉकडाउन के कारण से वो वहां तक पहुंच नहीं पा रहा है, या उनका साल ख़राब हो रहा है। जैसे कि अभी रिसेंटली एक आया है कि जून में शायद पेपर आ रहे हैं मेंस के। तो जो भी है, फ़िलहाल आप अपनी तैयारी को पूरा वो रखें और फाइनल टच देते रहें हर चैप्टर का। कोशिश ये है कि इस कोर्स से अगर आप जुड़ेंगे तो आपको बेनिफिट होने वाला है। रेगुलर जो चल रही है वो आप चलाते रहें, साथ में इसको भी देखते रहें। इन पे से अगर कुछ बेनिफिट मिलता है, कुछ बेनिफिशियल आपके लिए होता है तो वो ज़रूर कमेंट्स में लिखें। हाँ, अगर कुछ आपको लगता है कि और कुछ इम्प्रूव किया जा सकता है तो प्लीज़ वो भी कमेंट्स में लिखें। ठीक है, सब्सक्राइब करें, फिर बोल रहे हूँ, सब्सक्राइब करें चाहे ना करें, आप लाइक करें चाहे ना करें, लेकिन एक आपका प्रोत्साहन अगर आपका साथ मिला तो ऐसे ही अच्छे अच्छे वीडियोस आपके पास पहुंचाते रहेंगे। और कोशिश करें कि जैसे आपको लाभ अगर मिला है तो आप दूसरे को भी लाभान्वित करें, यानी कि उनके लिए भी शेयर करें। धन्यवाद आंटी सर का इस समय के लिए, इस टॉपिक के लिए यहीं तक का। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इसी से रिलेटेड कुछ नई बातों के साथ, यानी नए केस के साथ, वीडियो नंबर 2 में। ठीक है, जय हिंद।